हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए इश्क है मलंग मेरा का नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, हमने जो आपसे वादा किया था एक नई कहानी का, वो भी आज आपको इसके एंड में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा से। वैदेही बबीता आंटी को देख रही थी। पूछना चाहती थी कि क्या ये साड़ी पुरानी है, और अगर पुरानी है तो क्या शाश्वत उसे पुरानी साड़ी पहनाकर पार्टी में लेकर जाएगा। लेकिन वैदेही ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उसे शाश्वत पर यकीन नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शाश्वत उसे टॉर्चर करने का एक और नया तरीका ढूंढ रहा है। वैदेही ने वो साड़ी उठा ली और उसे कबर्ड में रखने लगी। तो बबीता ने कहा, बेटा आप यही सोच रही है ना कि ये साड़ी पुरानी है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये साड़ी पुरानी है। ये साड़ी साहब की माँ की है। ये सुनकर वैदेही ने हैरानी से बबीता को देखा। तो बबीता बोली, साहब की माँ कहाँ है? किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। जब वो अपना घर छोड़कर आए थे तो उन्होंने अपनी माँ का कुछ सामान अपने साथ लेकर आ गए थे। वैदेही को अब दिलचस्पी हुई ये जानने की कि क्या शाश्वत का कोई घर भी है या उसके माँ बाप भी हैं? कौन है उसकी फैमिली में, और अगर है तो वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहता, और वो अपनी माँ की साड़ी उसे क्यों दे रहा है। वैदेही बबीता को सवाल भरी नजरों से देख रही थी। तो बबीता ने कहा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, पूछिए आपको क्या पूछना है। वैदेही ने कहा, वो अपनी माँ की साड़ी मुझे क्यों दे रहे हैं? बबीता ने कहा, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें आपसे प्यार हो गया है और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वरना कोई उनकी माँ की साड़ी को हाथ भी लगाए उन्हें पसंद नहीं था। ये सुनकर वैदेही को कहीं न कहीं बहुत खुशी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल उसे वो सब कुछ याद आ गया जो शाश्वत ने उसके साथ किया था। वैदेही ने अपना मुंह घुमाकर कहा, सब झूठ है, मुझे टॉर्चर करने का एक और नया तरीका ढूंढ रहे हैं। वैदेही की बात सुनकर बबीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की साड़ी आपको दी है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो जरूर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। वैदेही ने अब बबीता से कुछ नहीं पूछा। बबीता वापस जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई और पलटकर बोली, शाश्वत साहब की माँ भी है, पापा भी है, एक भाई भी है, और मैंने तो सुना है कि अब तो भाभी भी आ गई, उनकी अपनी एक फैमिली है। वैदेही बोली, तो फिर वो अकेले क्यों रहते हैं? बबीता ने कहा, उनके पापा से उनकी लड़ाई हो गई थी। उनके पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया था। जाते जाते वो अपनी माँ का कुछ सामान अपने साथ लेकर आ गए। वैदेही ने पूछा, और उनके पापा ने उन्हें घर से क्यों निकाला? बबीता बोली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ था, जिस वजह से बड़े साहब ने छोटे साहब को घर से निकाल दिया। बबीता ने आगे कहा, अब जब शाश्वत साहब अपने घर जाते हैं तो बड़े साहब उनसे बात नहीं करते। एक बात कहूँ, शाश्वत साहब अंदर से बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान रहते हैं। पैंथर के अलावा उनका कोई नहीं है, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा वक्त पैंथर के साथ ही गुजारते हैं। वैदेही ने पूछा, और उनकी गर्लफ्रेंड? वैदेही की बात सुनकर बबीता ने हैरानी से कहा, गर्लफ्रेंड और उनकी? इतना कहकर वो हंसने लगी। वैदेही हल्के गुस्से में बबीता को ही देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बबीता शाश्वत की गलतियों पर पर्दा डाल रही हो। थोड़ी देर हंसने के बाद बबीता ने कहा, साहब की और गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। आपको किसने कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड है? वैदेही ने इस बार गुस्से में कहा, शादी की पहली रात ही वो किसी के साथ स्टडी रूम में बैठे थे, और आप कह रही हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। बबीता ने कहा, देखो जहाँ तक मैं साहब को जानती हूँ उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उनके तो ऑफिस में भी ज्यादा लड़कियाँ काम नहीं करती, लेकिन अगर आपने उनकी गर्लफ्रेंड को देखा है तो देखा ही होगा। वैसे क्या नाम था उनकी गर्लफ्रेंड का? अब वैदेही चुप हो गई, क्योंकि गर्लफ्रेंड का नाम तो उसे भी नहीं पता था। लेकिन तभी उसे याद आया कि फोन में उसने उन्हें पैंथर का नाम जानू नाम से सेव किया हुआ था। वैदेही बोली, वो उन्हें जानू बुलाते हैं। बबीता ने कहा, मैं नहीं जानती इस बारे में, मुझे नहीं पता कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन मैंने तो कभी इस घर में किसी लड़की को नहीं देखा। वैदेही गुस्से में बोली, देखा नहीं, आप उनकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। 6 फुट की हट्टी कट्टी हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ वाली गर्लफ्रेंड है उनकी, जो शादी के अगले दिन ही उनकी गोद में बैठी हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बबीता को हंसी आ रही थी। वो बोली, देखा होगा, लेकिन मैं सच में नहीं जानती। मैं अपने भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने इस विला में पैंथर के अलावा किसी को नहीं देखा। ये सुनकर वैदेही का दिमाग खटका। वैसे भी शाश्वत की गर्लफ्रेंड की दाढ़ी मूंछ भी थी और शाश्वत से 1 इंच लंबी भी थी। वैदेही बोली, अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं तैयार हो जाऊंगी। बबीता ने हाँ में गर्दन हिलाई और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। खुश तो आज बबीता भी थी। शायद यही सोचकर खुश थी कि शाश्वत और वैदेही के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है।
वहीं वैदेही सोच सोचकर परेशान थी कि अगर बबीता ने किसी को घर में नहीं देखा तो उस रात शाश्वत की गोद में कौन बैठा था, कहीं पैंथर ही तो नहीं। अगले ही पल वैदेही ने मुस्कुराकर खुद से कहा, नहीं नहीं, पैंथर क्यों होगा, पैंथर नहीं होगा, उनकी गर्लफ्रेंड ही होगी। लेकिन कहीं न कहीं अब वैदेही का दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो फिर से बालकनी में आकर बैठ गई और तभी एक गाड़ी आकर गार्डन में रुकी। उस गाड़ी में से शाश्वत और पैंथर दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दोनों ही बात करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद पैंथर शाश्वत वैदेही के कमरे में आया। उसने वैदेही को देखकर कहा, तैयार नहीं हुई? वैदेही बोली, हो जाऊंगी, पार्टी रात की है और अभी तो शाम हो रही है। शाश्वत बोला, बेशक पार्टी रात की है लेकिन जाना हमें अभी है। वैदेही बोली, कहाँ जाना है? शाश्वत ने कहा, मेरे पापा के पास। वैदेही हैरानी से शाश्वत को देख रही थी। उसके दिमाग में बबीता की कही हुई बातें घूमने लगी कि कहीं सच में शाश्वत इस रिश्ते को आगे तो नहीं बढ़ाना चाहता। वहीं शाश्वत की नजर तो वैदेही पर ही टिकी हुई थी। शाश्वत आज खुश था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो सीधा जाकर अपनी गलती मानेगा और वैदेही को प्रपोज करेगा तो वैदेही कभी नहीं मानेगी। इसीलिए उसने खुलकर बात करना ठीक नहीं समझा। वो बस चाहता था कि वो कुछ इशारे करे और वैदेही समझ जाए, लेकिन वैदेही समझकर भी नहीं समझना चाहती थी। शाश्वत ने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर जाता हुआ बोला, मैं फ्रेश होकर तैयार हो रहा हूँ, तुम भी हो जाओ। वैदेही ने हाँ में गर्दन हिलाई और शाश्वत वॉशरूम में चला गया। वैदेही साड़ी को लेकर कमरे से बाहर जाने लगी क्योंकि उसके लिए तो शाश्वत के साथ एक कमरे में सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। वो कमरे के दरवाजे तक ही आई थी, उसके कानों में गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। शाश्वत शावर के नीचे खड़ा हुआ गाना गा रहा था क्योंकि आज वो बहुत खुश था। वो लड़की जिसे उसने प्यार किया उसकी बीवी बन गई थी। उस लड़की को तो पता भी नहीं था कि शाश्वत उसे कब से प्यार करता आया है। धीरे धीरे शाश्वत की आवाज थोड़ी तेज हो गई और वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल वो कमरे से निकल गई। वहीं शाश्वत कमर पर तौलिया लपेटकर अपने बालों को पोंछता हुआ बाहर आया। उसने कमरे में नजर घुमाई तो उसे वैदेही कहीं दिखाई नहीं दी। शाश्वत खुद को ही मिरर में देखकर बोला, कुछ दिन और वैदेही, फिर परमानेंट इसी कमरे में आ जाओगी। हो गई गलती, पर अब नहीं, मैं उसे मना लूंगा। वहीं दूसरी तरफ वैदेही जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाने को हुई वैसे ही पैंथर बोला, हाय भाभी। पैंथर की आवाज सुनकर वैदेही ने पैंथर को देखा तो देखती रही। वो मैच करना चाहती थी कि क्या शाश्वत की गर्लफ्रेंड पैंथर ही था या कोई और लड़की है। वहीं पैंथर बोला, क्या देख रही हो भाभी? वैदेही ने कहा, कुछ नहीं, भला मैं क्या इस घर में देखूंगी, और अब तो देखकर भी कुछ नहीं देखना चाहती। अपनी बेगुनाही का सबूत दे दूं, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आपका और आपके भाई का जो मन करे वो करना, और हाँ, उनकी वो लंबी सी गर्लफ्रेंड, उसे भी परमानेंट इसी घर में लेकर आ जाना। इतना कहकर वैदेही कमरे के अंदर चली गई। पैंथर कमरे के गेट पर खड़ा हुआ बोला, भाभी अंदर आ जाऊं? वैदेही बोली, आप ही का घर है, जहाँ आना है आ सकते हैं। पैंथर अंदर आकर बोला, घर तो मेरा है लेकिन कमरा आपका है, और जहाँ तक मुझे लगता है मुझे ऐसे ही अपनी भाभी के कमरे में नहीं आना चाहिए। वैदेही बोली, बातें बहुत अच्छी करते हैं आप। पैंथर ने सर झुकाकर कहा, थैंक यू भाभी। वैदेही बोली, कहिए क्यों आए हैं मेरे कमरे में? पैंथर बोला, आपको ये कहने आया हूँ कि आपके पतिदेव की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैदेही को गुस्सा आ गया। वो दांत पीसते हुए बोली, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, और ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। क्यों मेरे दिमाग से खेल रहे हैं? क्यों मुझे टॉर्चर करने के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं? क्या चाहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं मैं? पैंथर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, भाभी प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। वैदेही गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं समझना मुझे। बस मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। बहुत कुछ झेल लिया मैंने इस घर में, अब और नहीं होता। कहते हुए वैदेही की आंखें हल्की सी नम हुई। पैंथर बोला, भाभी मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो मन करे वो करना। आपको रोकने का हक मेरा नहीं है, शाश्वत का है। उसकी मर्जी है, वो आपको रोके या अपनी जिंदगी से जाने दे। लेकिन मैं आपको सच बताने आया हूँ, आपके पति की सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उस रात आपने मुझे ही शाश्वत की गोद में बैठे हुए देखा था। 6 फुट 1 इंच का उनकी गर्लफ्रेंड मैं ही हूँ। वैदेही हैरानी से पैंथर को देख रही थी। पैंथर बोला, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। बबीता आंटी और शाश्वत, इनके अलावा इस विला में कोई नहीं रहता। नौकर आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रुकते हम 3 ही हैं। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर पैंथर वहाँ से चला गया। वैदेही हैरानी से पैंथर को जाते हुए देख रही थी। उसका दिमाग तो अब और ज्यादा खराब हो रहा था। उसे नहीं पता था कि और कितनी झूठ की परत खुलनी बाकी है। वैदेही अपने ही ख्यालों में थी कि तभी शाश्वत की आवाज उसके कानों में पड़ी, बबीता आंटी
देखो जरा वैदेही तैयार हुई या नहीं। वैदेही ने अपनी साड़ी उठाई और वॉशरूम में चली गई। अगले 20 मिनट में शाश्वत गाड़ी चला रहा था और वैदेही चुपचाप बैठी हुई थी। वो जितना भी शाश्वत पर यकीन करने की सोचती, उतना ही उसे वो सब याद आता जो शाश्वत ने उसके साथ किया था। और तभी शाश्वत बोला, अच्छी लग रही हो। वैदेही ने जवाब नहीं दिया। शाश्वत ने अब भी बात करना ठीक नहीं समझा। वो जानता था अगर वो बात करेगा तो वैदेही का गुस्सा उसे झेलना पड़ेगा, और फिलहाल वो अपने पापा से मिलना चाहता था। वैदेही का गुस्सा झेलने की फिलहाल तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। कुछ देर तक गाड़ी ऐसे ही चलती रही। शाश्वत बहुत आराम से गाड़ी चला रहा था। वैदेही बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? शाश्वत बोला, बताया तो था मेरे पापा से मिलने। वैदेही बोली, पापा हैं आपके? शाश्वत बोला, हाँ हैं। वैदेही बोली, तो फिर शादी में क्यों नहीं आए? शाश्वत बोला, जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, एक एक करके तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन फिलहाल एक रिक्वेस्ट है, पापा के सामने रिएक्ट मत करना। वैदेही बोली, नहीं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने रिएक्ट किया तो तुम मेरे भाई को मार दोगे। तुम्हें तो रिश्तों की कदर नहीं है, पर मुझे है। वो मेरा सगा भाई नहीं है, उसके बाद भी उसने मुझे सगी बहन से ज्यादा प्यार दिया। उन्हें तो मैं तकलीफ नहीं दे सकती। शाश्वत ने ये सुनकर झटके से गाड़ी रोक ली और उसने हल्का सा पलटकर वैदेही को देखा और बोला, ओमकार तुम्हारा सगा भाई नहीं है? वैदेही बोली, नहीं। शाश्वत को अब थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसकी अकड़ उसे शर्मिंदा भी नहीं होने दे रही थी। अगले ही पल शाश्वत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गियर चेंज किया। थोड़ी देर बाद शाश्वत ने गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी। तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक और कहानी की शुरुआत करेंगे अपने नए राइटर के साथ, तो चलिए सिर्फ एक महीना शीर्षक कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी हो तो प्लीज हमारे पिछले एपिसोड पर जाकर सुन लें। आरव के दफ्तर का माहौल तेज था। बाहर शीशे के पार गगनचुंबी इमारत, भीतर मीटिंग कक्ष की नीली रोशनी और प्रोजेक्टर की चमक। क्लाइंट रिस्क असेसमेंट के बुलेट पॉइंट समझाते हुए भी आरव का ध्यान बार बार फुटपाथ लौटता। काव्या की उजली हंसी, धूल भरी किताबों की महक, बच्चों की चमकती आंखें, इन सब में उलझा हुआ था। दिन ढला, स्लाइडों का सफेद नीला शोर पीछे छूटा और मन के पर्दे पर वही मुस्कुराता चेहरा सामने आ बैठा। किसका? काव्या का। अगले दिन वह जानबूझकर उसी रास्ते से गया। धूप तीखी थी, पर पीपल की छांव में वही गोल जमघट। काव्या ने नन्ही सी बच्ची के फटे फ्रॉक के जेब में कंचे डाले। बच्ची हंसी और उसी क्षण काव्या की नजर कार शीशे से टिके आरव पर पड़ी। पल भर को हवा थम सी गई। उसने हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हें देखा है। आरव ने सिर हिलाया, शब्दहीन नमस्ते। सिग्नल बदला, पर कार धीरे धीरे चली। रफ्तार पर अब दिल की धड़कनों का अंकुश था। तीसरे दिन वह कार छोड़ पैदल निकला। पास की किताब दुकान से रंगीन कॉमिक्स खरीदी जो उसके बचपन की साथी थी और उन पलों की धूप समेटे फुटपाथ की ओर बढ़ा। बच्चों ने उसे घेर लिया। किसी के बालों में धूल, किसी की एड़ी पर छोटा सा छाला, पर सबकी आंखें चमक रही थी। काव्या ने किताबें थामी और मुस्कुराकर बोली, ये पूछ रहे थे नई कहानियों की खुशबू कैसी होती है, आज शायद जान जाएंगे। उसकी आवाज में दोपहर की हल्की हवा सा सुकून था और लहजा ऐसा कि हर वाक्य कहानी बन जाए। आरव वहीं फुटपाथ पर बैठ गया, स्केड्यूल और केपीआई ग्राफ से मीलों दूर, पेड़ों की पीली छांव में। काव्या ने किताब खोली, पहला पन्ना पलटा। अक्षर उजले जैसे बारिश ने धो दिए हो। उसने पढ़ना शुरू किया। कथा में घोड़े की टाप सा जोश, नदी सी लय और अंत में बारिश की भीनी खुशबू। बच्चे ताली बजाते और आरव उस गूंज में खुद को ढूंढता रहा। काव्या ने थैले से रंग चौक निकाले, बच्चों की हथेलियों पर हल्के से पैटर्न बनाए। शाम ढली, स्ट्रीट लाइटें जली, पर बच्चों की आंखों में सूरज टिका रहा। आरव ने घड़ी देखी, एक जरूरी मीटिंग का समय निकल गया था। फोन पर कई मिस्ड कॉल्स थी, फिर भी पहली बार उसे अपराध बोध नहीं हुआ। उसे लगा इन कुछ घंटों में उसने बरसों से ज्यादा जिंदा होना महसूस किया है। रात को लैपटॉप खोला तो वॉलपेपर बदला हुआ था, वही तस्वीर जो उसने अनायास खींची थी। स्क्रीन पर काव्या की आंखें, पीछे धुंधले पत्तों का हरा स्लेटी बुके। उसने चित्र जूम किया, हर पिक्सल में धूप तैरती थी, बालों की लटें हवा में कांप रही थी और पृष्ठभूमि में किसी अनदेखे उजाले का वादा था।
वह देर तक देखता रहा, जैसे खिड़की खुली हो और बाहर से कोई मीठी आवाज पुकार रही हो, आओ फिर जीना सीखें। अगली सुबह उसने भागती दिनचर्या धीमी की। मीटिंग कक्ष से निकल लॉबी में आया, कॉफी मशीन के पास खड़ा हुआ और पहली बार कॉफी का स्वाद सचमुच महसूस किया। घूंट भरकर नहीं, धीरे धीरे। झाग ने जीभ पर हल्की गर्मी छोड़ी। तभी याद आया, बचपन में माँ भिगोई कॉफी बीन्स कूटती थी। रसोई से उठती महक पूरा आंगन महका देती। वर्षों बाद वही सुगंध मन में लौट आई। दोपहर तक निर्णय हो चुका था, आज फिर उसी फुटपाथ पर जाएगा। बच्चे रंग मांगे या कहानी, यह बस उनके साथ सांस लेना चाहता है। कैब बुक करने ही वाला था कि इनबॉक्स चमका। डमी डील, रिवाइज बजट, डिपार्टमेंट रिव्यू। उंगलियां रुकी, भीतर दो आवाजें थी। एक कहती यह करियर की सीढ़ी है, पीछे मत हटो। दूसरी फुसफुसाती, रास्ता वही है जहाँ दिल दौड़ता है। उसने फोन जेब में रखा और पैदल चल पड़ा। हवा में समुद्र की हल्की सी खारापन, सोन पापड़ी के ठेले से उड़ती चीनी की मिठास और ऑटो रिक्शा की धूल से बनते गोल गोल बादल। पर इन सब से तेज कुछ धड़क रहा था। आरव का दिल उत्सुकता से धड़क उठा। आगे ये कहानी जानने के लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।